गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग माय वीडियोस। आप तमाम बच्चों का स्वागत है मेरे स्टूडियो में। चलिए, आज मैं पुनः वर्ब से रिलेटेड वर्ब का थ्योरी ऑफ वर्ब में पिछले वीडियो में दे चुका हूं और उसमें वर्ब के जो दो ग्रुप का मैंने चर्चा किया, एक फाइनाइट एक नॉन फाइनाइट। तो मैं फाइनाइट वर्ब के बारे में पीछे चर्चा कर चुका हूँ। अब नॉन फाइनाइट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, पर्टिकुलरली फॉर द स्पीकिंग कोर्स एंड रिटन कोर्स एंड फॉर कम्पिटिटिव कोर्स ऑल्सो। तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जानिए व्हाट इज द सीक्रेसी ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, जस्ट यू हैव टू नो इट इन डिटेल्स। आप इसको डिटेल में जानिए कि ये क्या इसका रहस्य है और इसको जानिए। आप ढेर सारे वीडियोस देखे होंगे, मेरा भी इस वीडियोस को देखिए और देखिए वास्तव में इसमें कितनी बड़ी चीज़ छिपी हुई है। चलिए, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में मुझे कुछ कहना, नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं पीछे वीडियो में चर्चा कर चुका हूं और वैसे मैं एक बार बोल दूं, नॉन फाइनाइट वर्ब वो होता है जो किसी टेंस को नहीं दर्शाता है। द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट नेवर शोज द टेंस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब उसको कहते हैं जो किसी टेंस को नहीं दर्शाता है, लेकिन टेंस को दर्शाने वाले वर्ब से बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, चूँकि इसके बिना भी आप टेंस को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आइए आप इस चीज़ को जानिए। क्या चाहिए, मैं सबको बारी बारी से डिटेल्स में दे रहा हूँ, पूरा एक मैराथन क्लास में लेने जा रहा हूँ। आप देखो इसको, 2+V1 क्या है, इसकी हिंदी क्या होती है, ये इसमें क्या क्या क्वालिटी होती है, आप इस चीज़ को जानो। और एक चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो है 2+V1 है, V3 है, V4 ये 3 मैं पीछे दे चुका हूँ, मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। तो ये जो होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, देखिए वर्ब तो है ही, इसमें खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वर्ब के अतिरिक्त, और यह दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी दर्शाता है। जैसे आप कहते हैं कि ये वर्ब है, लेकिन ये वर्ब ही नहीं, नॉन फाइनाइट वर्ब सिर्फ वर्ब ही नहीं होता है, बल्कि यह और भी पार्ट्स में कोई नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, कोई दोनों होता है, और फिर क्या क्या होता है आप देखो इसको। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं। और ध्यान रखिए, सबके अपने अपने अर्थ होंगे, सबके अपने प्रयोग के तरीके होंगे, सबका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि सबकी विशेषताएं होंगी, और सब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के अतिरिक्त अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी ये दर्शाएगा, यानी वर्ब के अतिरिक्त या किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी दर्शाएगा। आपको इसे डिटेल में जानना है। तो चलिए, मैं सबसे पहले मैं आपको 2+V1 की ओर ले चलता हूँ। जस्ट यू हैव टू स्टडी ये हेयर अबाउट 2+V1। 2+V1 को ही के बारे में ही आप पर जानो और इसको आप देखो। चलिए, मैं 2+V1 टॉपिक बनाता हूँ आपको। देखो, देखिए सबसे पहले आप जानो कि इसकी 2+V1 जैसे टू गो, टू प्ले, टू कम, टू रीड, टू राइट अगर है तो उसकी हिंदी हम क्या बनाएंगे, ध्यान रखिए। इसलिए आप ये जानो, अगर आपको मैं पहला इसका 2+V1 का पहला पॉइंट, अगर हिंदी क्रिया हो, हिंदी क्रिया जानिए, हिंदी क्रिया के साथ अगर आपको ना लगा हुआ हो, ना या को लगा हुआ हो, या के लिए लगा हुआ हो, या वाला वाली, वाला वाली वाले, वाला वाली वाले अगर ये लगे हो, ध्यान रखिए आप, तो ये जब लगा हुआ हो तो आप क्या करेंगे, आप तो इसकी इंग्लिश आप सिर्फ और सिर्फ देंगे 2+V1। ध्यान रखिए, ये जब लगा हो 2+V1, जब हिंदी क्रिया के साथ क्या लगा हो, ये ना लगा हो या को लगा हो, ध्यान रखिए, या के लिए लगा हो, ध्यान रखिए के लिए लगा मैं, या फिर आपको वाला वाली वाले अगर लगा हुआ हो, तो आप ये जान लो कि इसकी इंग्लिश हम 2+V1 देंगे। चलिए, जैसे अब मैं एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूं, आप सारे बच्चे देखो, ना ले रहा हूं मैं, जैसे पढ़ना, थोड़ी निकाल के ना लग गया, पढ़ने को अगर ये रहे, थोड़ी निकाल के देखो, पढ़ने को अगर ये रहे, पढ़ने को,
देखिए लग गया, ये लग गया। पढ़ने के लिए, अगर ये रहे तो आप इसकी इंग्लिश सीधा टू रीड आप देंगे। देखिए 2 + V1 आ गया, टू रीड। सिर्फ टू रीड ही काफ़ी होगा इसके लिए। आप ध्यान रखो सारे बच्चे, देखिए ये टू रीड आ गया। किसके लिए? पढ़ना के लिए भी टू रीड, पढ़ने को अगर रहेगा टू रीड, पढ़ने के लिए रहेगा तो टू रीड हम देंगे। और अगर इसी में लगा रहेगा पढ़ने वाला, मैं थोड़ा यहाँ लगा देता हूँ मैं, पढ़ने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ने वाली, पढ़ने वाली या पढ़ने वाले, अगर ये भी लगा हुआ हो तो उसकी भी इंग्लिश आप टू रीड ही देंगे। और इसमें थोड़ा सा वैरी भी करता है, वेरिएशन इसमें, इस मीनिंग वेरिएशन है, इसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, आगे आपको फिर कंपेरेटिवली बता दूंगा मैं। तो अभी तत्काल आप जानो कि अगर हिंदी क्रिया के साथ वाला, वाली, वाले, ना, को, के लिए लगे हों तो आप सीधा इसकी इंग्लिश टू रीड देंगे। जैसे पढ़ने वाला टू रीड, पढ़ने वाली टू रीड, पढ़ने को टू रीड, पढ़ने के लिए टू रीड। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इसके बाद। बस ये, अब आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। पहला पॉइंट है, इसके 2-3 पॉइंट में पढ़िए आप इसको। पहला पॉइंट में है कि इसकी हिंदी क्या होगी और इसको ट्रांसलेट में आप यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें मेरा स्पेशल चैप्टर होगा, ध्यान दें, तो वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं इसका दे देता हूँ। देखिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, मैं बोर्ड पर दे चुका हूँ, आप देख चुको। यहाँ देखो, मुझे पढ़ना है। अब देखिए हिंदी क्रिया के साथ क्या लगा हुआ? ना। हिंदी क्रिया ना, तो देखिए आई हैव टू, इसके लिए है टू रीड, आई हैव टू रीड मैंने दिया। इसके कैसे क्या होगा मैं चर्चा चैप्टर में करने जा रहा हूँ, उसके बाद चैप्टर आ रहा, 1-2 चैप्टर के बाद मैं ले चल रहा हूँ आपको। तो अब देखो सिर्फ पढ़ना लगा हुआ, इसके लिए आपको ये आया है, यहाँ ध्यान रखिए, टू रीड, यानी हिंदी क्रिया के साथ ना लगा रहेगा टू रीड देंगे। मैं जाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए ना लगा हुआ, तो आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू गो, और यहाँ इसके लिए देखिए जाना के लिए मैं टू दे, सीधा टू गो, कुछ है भी नहीं, इसलिए हिंदी क्रिया के साथ ना लगा हुआ तो टू गो होगा, 2V1 जो है। अब देखिए वह जाने को है, यहाँ देख लो भाई हिंदी क्रिया के साथ को लगा हुआ, तो मैं लूँगा ना को के लिए रहेगा तो बस 2V1। आप यहाँ देख लो टू जाने को है तो आपने दिया टू गो, मैं वह जाने को है ही इज टू गो, बस। अब देखो यहाँ दिया हुआ आराम से, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। आइए, वे सब जाने वाले, अब हिंदी क्रिया से तो वाला, वाली, वाले लगा रहेगा 2V1, तो दे आर टू गो। अब देख लो जाने वाले, ये पूरा जाने वाले के लिए टू गो, तो फिर देखिए जाने वाली भी मैं दे दिया हूँ, जाने वाली, उषा जाने वाली है, उषा इज टू गो। अब यहाँ देख लो भाई मेरे, आपने क्या दिया? टू गो, उषा जाने वाली टू गो। अब आप देखो रमन जाने वाला था, रमन वाज टू गो, यहाँ देख लो टू गो। और वह पढ़ने के लिए लगा रहा था, हिंदी क्रिया ना को के लिए लगा रहेगा, तो अभी देख लो भाई, वो पढ़ने के लिए गया, ही वेंट टू रीड, यहाँ होगा सॉरी, आप यहाँ दे दो ही वेंट टू रीड, READ रीड। अब यहाँ ये दे दीजिए, उठाइए यहाँ से और यहाँ दे दो टू रीड। देख लो आराम से, देखो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ। तो इसीलिए मैं बोल चुका हूँ आपको, ये आपके पास ये थ्योरी ऑफ वर्ब में ये चीज़ आ चुका है कि जब हिंदी क्रिया के साथ अगर ना लगा रहे, ये आप ना लगा रहे या को लगा रहे या के लिए लगा रहे या वाला, वाली लगा रहे, तो हम नॉर्मली सामान्य तौर पर हम लोग क्या करेंगे? बस 2V1 उसके लिए यूज़ करेंगे। और ट्रांसलेशन में कैसे क्या होगा, आइए हम लोग चर्चा इसे करने जा रहे हैं। तो ये हुआ। अब इसका मेरे ख्याल से मीनिंग के दृष्टि 2+V1 का अर्थ क्या होगा, उस अर्थ के दृष्टिकोण से हम लोगों ने इसका पहला पॉइंट पढ़ा 2+V1 का। अब 2+V1 का दूसरा पॉइंट क्या है, जरा इसको जानिए। अब इसके बारे में हम लोग लेके चल रहे हैं। चलिए मैं इसको साफ करता हूँ। देखिए 2+V1 की विशेषता क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसको मैं चर्चा में करने रहा हूँ आपको। इसके पहला पॉइंट आप देख चुके हैं कि उसका मीनिंग क्या होता है। अब दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इसके एक्सप्लेनेशन को आप जानिए क्या और हो सकता है। तो यहाँ देखिए
2+B1 ऑलवेज शोज द प्रिपरेशन ऑफ वर्क, माने यह किसी काम की तैयारी को दर्शाता है, रेडीनेस को दर्शाता है। रेडीनेस, READINESS, रेडीनेस तैयारी को दर्शाता है, न कंप्लीशन को दर्शाता है न ऑपरेशन को दर्शाता है। कहने का मतलब ये चालू अवस्था का दर्शाता तैयारी, कि आप कोई काम करने की तैयारी में पहले सोच चुके हैं और उसकी तैयारी आप कर रहे हैं। तो मतलब 2+B1 ऑलवेज शोज द प्रिपरेशन ऑफ वर्क, 2+B1 सदैव किसी काम की तैयारी को दर्शाता है। जैसे देखिए मैं जाने वाला हूं, जाने वाला, जाने आप जाना शुरू नहीं किए हैं तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। राम पढ़ने वाला था आप देख लो, पढ़ने वाला था, पढ़ने की तैयारी कर रहा था वो, पढ़ने को, राम पढ़ने को था, पढ़ नहीं रहा था या पढ़ने लिया बल्कि उसकी तैयारी कर रहा था। इसीलिए जैसे मैं जाना चाहता हूं, आप जाना चाह रहे हैं, आप शुरू कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप जा नहीं रहे हैं, चल नहीं रहा आपका जाना शुरू नहीं हुआ। इसीलिए 2+B1 ऑलवेज शोज द प्रिपरेशन ऑफ वर्क, इसकी एक विशेषता ये हुई कि यह सदैव किसी काम की तैयारी को दर्शाता है, किसी काम की रेडीनेस को दर्शाता है। और ये पहली बात। इसका तीसरा पॉइंट, 2+B1 का तीसरा पॉइंट है कि 2+B1 इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंक्लूडिंग अ वर्ब। ध्यान रखिए, मैं बोला था कि 2+B1 जो होता है सिर्फ वर्ब ही नहीं होता बल्कि उसकी और विशेषताएं होती हैं। आप जानो बेटे कि 2+B1 जो है यह वर्ब तो है ही, वर्ब है, चूंकि वर्ब का थ्योरी में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी एक और विशेषता क्या है कि यह नाउन है, नाउन, नाउन भी है यह। तो नाउन में कौन नाउन भाई, नाउन 5 प्रकार के होते हैं आप जानते हैं। तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ध्यान रखिए। तो 2+B1 एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। अब नाउन अगर है तो फिर क्या करेगा, तो नाउन जो पैदा लिया है वो किस चीज़ के लिए पैदा लिया है, वो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है या किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनता है। इसका मतलब होता है कि 2+B1 जब नाउन है तो नाउन होने के नाते यह भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे मैं लिख दिया हूं कि बीइंग अ नाउन, एक नाउन होने के नाते इट कैन फंक्शन, यह काम कर सकता है एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में ऑल्सो भी। कहने का मतलब एक नाउन होने के नाते यह किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। ये दो कैरेक्टर तो होगा ही, तभी ये नाउन बनेगा, तभी इसको हम नाउन भी कह सकते हैं। तो चलिए मैं इसका एग्जांपल आपको दे दूं। मैं आपको इंट्रोडक्टरी इट पढ़ा चुका हूं, इंट्रोडक्टरी इट में मेरा वीडियो आ चुका है कि इंट्रोडक्टरी इट विथ नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ इट का प्रयोग कैसे होता है उसकी चर्चा में बहुत अच्छा सेंटेंस मैंने दिया है कि एक सेंटेंस को आप 8 मेथड से बना सकते हैं, 8 मेथड से बना सकते हैं। मैंने काफ़ी चर्चा वहाँ की है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। आप वहाँ तक वीडियो देखो इंट्रोडक्टरी इट का मेरा, आपको वहाँ क्लियर होगा। फिर मैं यहाँ फिर भी एग्जाम्पल यहाँ सब्जेक्ट रूप में, ऑब्जेक्ट रूप में मैं पुनः आपको दे रहा हूँ। आइए हम लोग उसको देखते हैं। मैं इसको ये हटा देता हूँ और हटा करके आप सारे बच्चे इसको देखो। अब एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे मैं दे रहा हूँ आपको इसका सब्जेक्ट रूप में कि पढ़ना जीवन का सर्वोत्तम काम है। अब यहां देखिए, जीवन का सर्वोत्तम काम है क्या भाई, क्या काम है भाई, कौन सा चीज, तो पढ़ना। दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस, पढ़ना जीवन का सर्वोत्तम काम है। आप सब्जेक्ट की सेंटेंस बनाने के मेथड से, जैसे वो पीछे मैं कई वीडियोस डाल चुका हूं, आप देखोगे पढ़ना है तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, सर्वोत्तम काम है ये 3 नंबर, ये प्रीपोजिशन ये 4 और ये 5। और उसके ट्रांसफर बनाओ आप। तो पढ़ना के लिए अब सीधा हिंदी क्रिया में ना लगा हुआ है तो आप टू भी बन देंगे। अब आप देख लो यहाँ टू रीड इज द बेस्ट वर्क या बेस्ट जॉब, बेस्ट डीड, आप जो भी देना तो मैं सिंपल वर्ड ले आया हूं। टू रीड इज द बेस्ट वर्क, सर्वोत्तम काम है ऑफ क्या भाई, लाइफ। देख लो LIFE लाइफ। अब ये इज जो है, इज किसके लिए है भाई,
इज आया है इसके लिए, ये टेंस के हिसाब से वर्ब है, इसलिए वर्ब टेंस के हिसाब से जो वर्ब है, टेंस के अनुसार जो वर्ब है, टेंस वो वर्ब जिस शब्द के लिए आता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। इज यहाँ टेंस के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये वर्ब है, ये आया टू रीड के लिए, इसलिए टू रीड इज योर सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा। तो ये सिद्ध हो गया कि 2+V1 सब्जेक्ट की भूमिका करता है। अब एक ऑब्जेक्ट की भूमिका करेगा और सब्जेक्ट की जगह ये बैठा हुआ है, अनडाउटेडली दिस इज अ नाउन, निस्संदेह यह एक नाउन है। इट इज इन द रोल ऑफ अ नाउन, यह नाउन की भूमिका में है, आप इसमें कोई संदेह ना करें। आइए जरा सा मैं देख लेता हूं एक ऑब्जेक्ट के रूप में। मैं पढ़ना चाहता हूं, अब यहां देख लो, आप चाहता हूं, आप इसमें लगाइए तो क्या लगे, प्रश्न कीजिए। चाहता हूं, क्या चाहता हूं, तो पढ़ना, ये आपका आंसर है। आंसर का मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ध्यान रखिए। जब मेन वर्ब हो, मेन वर्ब में क्या किसको लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर प्राप्त होता है वह उत्तर उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, उस सेंटेंस का एक ऑब्जेक्ट होता है। अब जैसे देखिए मेन वर्ब है, ये टेंस के अनुसार चाहता हूं। अब क्या चाहते हैं भाई, आप क्या चाहते हैं, क्या चाहता हूं, तो पढ़ना चाहता हूं, तो आपको ये उत्तर मिला। तो ये आपका हुआ ऑब्जेक्ट, यानी कि पढ़ना इज हेयर इन द रोल ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में ये है। अब आप देख लो, मैं बनाता हूं ट्रांसलेशन का, ये बनेगा आई वांट टू रीड। यहां देखिए टू रीड इज योर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट अगर ये है तो निस्संदेह यह नाउन की भूमिका में है। टू रीड इज इन द रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट हेड यू सी। अब देखो यहाँ, तो इसलिए हमने सिद्ध कर दिया कि 2+V1 एक नाउन है, और नाउन होने के नाते यह किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की भूमिका कर सकता है और ऑब्जेक्ट की भूमिका कर सकता है। अगर ये दोनों भूमिका करता है तो निस्संदेह यह नाउन कहलाएगा। तो हम लोगों ने जाना कि 2+V1 सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और नाउन भी है, और यह किसी काम के प्रिपरेशन को दर्शाता है। और इसकी हिंदी क्रिया में हम ना लगा करके, को लगा करके, के लिए लगा करके, वाला, वाली, वाले ये लगा के बोलेंगे। तो ये हुआ 2+V1 की विशेषता, 2+V1 की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी क्वालिटी क्या है, क्या फंक्शन करता है, इस बारे में। तो चलिए अब ये 2+V1 को मैं समाप्त करता हूं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं V3 के रूप में कि V3 क्या क्या चीज़। देखिए फिर मैं तीनों को मिला के आपको बताऊंगा ये तीनों क्या है, फिर तीनों का यूज़ हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप इसको देखोगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है नॉन फाइनाइट वर्ब। चलिए तो हम लोग ले चलते हैं आपको V3 की ओर, हम वहाँ चलें। आइए V3, सबसे पहले जो लोग V3 को टच किए हैं नॉन फाइनाइट वर्ब में, अब आपका दूसरा वर्ब है V3। अब V3 जिस तरह 2V1 को आपने जाना, इसकी हिंदी, उसकी विशेषता, उसका फंक्शन, उसकी भूमिका, उसका रोल क्या क्या आपने जाना, सब चीज़ ठीक सेम V3 का भी होगा। तो आइए अब V3 को भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हाँ भाई, एक चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ भाई, नए जितने बच्चे सब हो जो नए वीडियो देख, सब्सक्राइब करो यार। और जो पुराने बच्चे हो हमारे, जो भी देख रहे हैं, आप हमेशा वीडियो देखते रहते हैं हमारे, वो कमेंट भी कीजिए, कमेंट करो आप लोग, इसको शेयर करो, लाइक करो, इसको आप कीजिए। तो और भाई आप जो नए बच्चे सब सब्सक्राइब करते चलिए, ताकि ये हम लोग को पता चले कि भाई आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप मेरे साथ हैं। चलिए अब देखिए V3 भी आपके सामने आ चुका है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब सबसे पहले आप जानिए इसका पहला पॉइंट है, इसको भी कई पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूं आपको, कि इसका पहला पॉइंट है कि इसकी हिंदी क्या होगी। सबकी हिंदी जानी, मैं बोल चुका था कि सबकी हिंदी होती है, सबकी अपनी विशेषता होती है, सबका यूज अलग अलग होता है। देयर आर 6 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब के 6 रूप होते हैं, और उसी 6 रूप में सबका अपना अपना अर्थ है, सबका मीनिंग है अपना अपना, ध्यान रखिए आप। इसलिए आप इसको जानो। मैं इसके काफ़ी बहुत बड़ी चीज़ मैं देने जा रहा हूँ आपको। इसका इतना अच्छा है, आप इसको देखो गौर से, एकदम सारे भ्रम टूट जाएंगे। भाई इंग्लिश आप पढ़ते हो, लेकिन इतनी ज़्यादा कमजोरी जड़ में है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते। इसी पर आप देखो, मैं इंग्लिश न्यूज़ पर पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको एडिटोरियल पढ़ाने जा रहा हूँ, ये सब की हिंदी में वहाँ आपको आती रहेगी। आप इसको जानो, हम लोग एक एक चीज़ जाने, फिर एक चीज़ जोड़ देंगे, इंग्लिश बन जाएगी। तो वही चीज़ है, आप जानो। तो V3 की हिंदी सबसे पहले आप जानिए। V3 हिंदी क्रिया अगर है,
हिंदी क्रिया के साथ अगर आ हुआ या आ गया, आ हुआ या आ गया, जैसे पढ़ा हुआ या पढ़ा गया, ये हो गया। या फिर हिंदी क्रिया के साथ या हुआ, पढ़ाया हुआ या गया, पढ़ाया गया। मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, आप देखो पहले इसको, पढ़ाया गया। फिर यहां देखिए ई हुई, जैसे पढ़ाई हुई तो कह लिए, या बनाई हुई, कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बाद या ई गई, पढ़ाई गई यानी बनाई गई, ये सब हो सकता है आपको। तो ये लगा हो ई हुई या ई गई, या इत लिखित, निर्मित, है ना, संलिप्त, मृत, ढेर सारे वर्ड है। इत जब ये लग जाए किसी वर्ड के साथ तो समझ लो भीतरी है भाई, ये वर्ब का तीसरा रूप भीतरी, और भीतरी देकर किसी हिंदी बनेंगे। मृत, मरना का इंग्लिश डाय होता है, उसका भीतरी क्या होगा, डाइड होगा या डेट दीजिए आप, ये होगा। जैसे लिखित, मैं दे रहा हूं आपको, लिखना जोड़ इत लिखित, तब लिखित की इंग्लिश क्या देंगे आप, तो भीतरी दीजिए, राइट रिटन हो जाएगा लिखित। और फिर अगर हिंदी क्रिया के साथ चुका चुकी चुके लगा हो तो उसकी भी आप सीधा उस मेन वर्ब की सबसे पहले तो आप भीतरी दे दो। अब इसके साथ और टेंस के हिसाब से है, था, थे, थी, होगा लगा रहेगा तो अलग चीज़ है, वो टेंस में जाएगा। लेकिन चुका चुकी चुके लगा रहेगा तो आप जान लो, जैसे पढ़ चुका थे, पढ़ चुका रेट, लिख चुकी रिटन आप देंगे। और टेंस को दर्शाने उससे पहले तो ढेर सारी बातें, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड आता है, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। टेंस में मैं जा रहा हूँ बृहत्पूर्वक, मैं एक एक चीज उठाने जा रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं। भुवन जी के पास कोई इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं रहता है, ध्यान रखिए आप इस चीज़ को, हमेशा गौर से सुनिए और नीचे से उठाइए। कितनों कमजोर आप इंग्लिश में तो आप निस्संदेह, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, यू मस्ट डू बेटर एंड बेटर, आप निस्संदेह बेहतर से बेहतर करेंगे आप, एकदम पढ़ो। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। हिंदी क्रिया प्लस आ हुआ आ गया, हिंदी क्रिया प्लस या हुआ या गया, हिंदी क्रिया प्लस ई हुई ई गई, हिंदी क्रिया प्लस इत, हिंदी क्रिया चुका चुके चुके होगा, उसकी इंग्लिश सीधा भीतरी यानी वर्ब का तीसरा रूप दीजिए। और तीसरा रूप किसी टेंस को नहीं दर्शाता, यह नॉन फ्रेंड है, हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। इसी वीडियो में आपको आगे मैं चर्चा कर रहा हूं। पहले आप भीतरी जानो और विभोर का डिटेल जानिए। 3 पॉइंट उसका होगा, 3 पॉइंट इसका होगा, 3 पॉइंट विभोर का होगा, तब फिर मैं तीनों को कंबाइन करके बताऊंगा। आप सारे बच्चे उसको देखो, गौर से देखो। मैं मैराथन क्लास लेने जा रहा हूं और आप सारे बच्चे इसको देखो। तो चलिए अभी मैं इसको मिटाता हूं, इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। अब तमाम बच्चों को आप देखो, इस बोर्ड को मैं साफ कर रहा हूं, आप इसको देखो। आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं। भीतरी की हिंदी क्या होती है मैं दे चुका हूं, और अब उसको उसी हिंदी पर आधारित कुछ एग्जाम्पल से यहाँ। तो पीटना आ हुआ, तो पीटा हुआ, पीटना जो आ गया, आ हुआ तो पीटा गया, आ हुआ आ गया, पीट, तो इसकी हिंदी बीटन। जैसे आ हुआ आ गया, या हुआ ई गई, इत सभी वर्ब पे सिट नहीं करता है, अलग अलग वर्ब पे। जैसे इत है तो लिखना जोड़ इत होता है, लिखित दिए तो अब इत और वर्ब पे हो सकता है सिट ना करे, है ना। पढ़ना आ जोड़ इत, पढ़ित नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो सब में अगर ऐसा है, किसी भर में ये लग सकता है, किसी भर में ये लग सकता है, किसी भर में ये लग सकता है, ऐसा होता है ना। तो ये चुका चुकी चुके तो सब भर पे लगता है, लेकिन ये सब सारे जो है सब भर पे नहीं लगता है। हाँ, अगर लग जाए तो उसकी इंग्लिश भीतरी हम देंगे। हमको ये सोच बना के रखना अपने आप में, है ना। जैसे पीटना जो आ हुआ, पीटा हुआ, पीटना जो आ गया तो पीटा गया, तो उसकी इंग्लिश बीटन, बीट वाला पीटना होता है, बीट बीट बीटन होगा, भीतरी हो जाएगी इसकी, भीतरी में कर दिया। अब देखिए पढ़ाना जोड़ या हुआ तो पढ़ाया हुआ, मोटा मोटी हम जानेंगे। पढ़ाना जोड़ या गया तो पढ़ाया गया, पढ़ाना जोड़ ई हुई तो पढ़ाई हुई, पढ़ाना जोड़ ई गई तो पढ़ाई गई। अब देख लो पढ़ाना पे ये सब सेट कर गया। तो इसकी पढ़ाना के लिए टीच होता है, तो उसका भीतरी होता है टॉट। आप देख लो TAUGHT टॉट में दे चुका हूं, यहां टॉट हो गया। अब आइए, जैसे लिखना जोड़ इत लिखित, है ना। संलिप्त होना जोड़ इत संलिप्त, मरना जोड़ इत मृत, है ना। तो इसकी इंग्लिश भीतरी होगी। जैसे लिखना जोड़ इत लिखित तो रिटन दिए, है ना। तो ये हुआ। अब से लिखना के साथ चुका, लिख चुका,
लिखना जोड़ चुकी, लिख चुकी, लिखना जोड़ चुके, लिख चुके, तो इसका रिटन होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हिंदी क्रिया के साथ अगर ये सब लगा हो, आ हुआ, आ गया, या हुआ, या गया, ई हुई, ई गई, ई चुका, चुकी, चुके, तो उस वर्ब की इंग्लिश हम भी3 ही दे के लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। और सभी लोग सब्सक्राइब भी करेंगे भाई, ये भी मैं कह देता हूँ, जरा सा सब्सक्राइब भी करो, कमेंट भी करो। तो चलिए, आपने ये देखा कि इसकी हिंदी का मैंने एग्जांपल दिया। अब आइए इसका भी3 का दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट हम लोग जानेंगे कि यह किस तरह के काम को दर्शाता है। 2+V1 रेडीनेस ऑफ वर्क दर्शाता है, काम की तैयारी को दर्शाता है। भी3 किस ढंग के काम को दर्शाता है भाई, आइए हम लोग भी3 को भी उसके अब दूसरा पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए, भी3 ऑलवेज शोज, या भी3 हमेशा दर्शाता है द कंप्लीशन, पूर्णता, कंप्लीट से बना है कंप्लीशन, कंप्लीशन ऑफ वर्क। मतलब भी3 सदैव किसी काम की पूर्णता को दर्शाता है, यानी कि काम हो गया, इस अवस्था को दर्शाता, काम शेष नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल मैंने दिया था, पीटा हुआ या पीटा गया। पीछे का एग्जांपल आप देख लो, तो पीटा हुआ या पीटा गया, तो अब पीटने के लिए शेष नहीं, वो काम हो गया, पीटना था, पीटा गया। तो आपने दिया था बिटन। जैसे पढ़ाया गया, पढ़ाया हुआ, आपने टॉट दिया था, तो पढ़ाया गया, मतलब काम हो गया, पढ़ाना काम था, अब शेष नहीं है, बस काम पूरा हो गया। पढ़ चुका, पढ़ चुकी, पढ़ चुके, अब काम हो गया। ये कंप्लीशन ऑफ वर्क, दिस इज द नेचर ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, ये काम के पूर्णता का ही एक नेचर है। इसलिए भी3 सदैव काम की पूर्णता के नेचर को दर्शाता है। तो इसीलिए ये आप इसको जानेंगे, या सदैव किसी काम की पूर्णता की दर्शाता है। ये हो गया इसका। अब अगला चलिए, ये तो हम लोग मीनिंग देखे और नेचर देखे। नेचर ऑफ वर्क देखा हम लोगों ने, अब मीनिंग ऑफ भी3 देखा हम लोगों ने इन हिंदी। अब आइए इसकी अगली, ये है क्या क्या। मैं बोला था हर नॉन फाइनाइट वर्ब तो है ही, लेकिन हटके भी है, हटके भी कुछ चीज़ है। और हटके ये क्या था, 2+V1 आपने देखा कि ये नाउन है। और भी3 क्या है, भी3 इज एन एडजेक्टिव इंक्लूडिंग अ वर्ब, कि वर्ब भी3 एक वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव भी है, विशेषण भी है। या भी3 वर्ब है, लेकिन एक विशेषण भी, एक एडजेक्टिव भी है। तो भाई चलिए, तो एडजेक्टिव का क्या फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव। मोटा मोटी आप इस चीज को जानो कि एडजेक्टिव ऑलवेज शोज द क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को, उसके गुण को, चाहे वो डिमेरिट हो या मेरिट हो, कुछ भी चीज हो, आप चाहे कोई चीज रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक विशेषता के संदर्भ में जो भी चीज़ कर लो, चाहे बैड हो या गुड हो, जो भी चीज़ हो, तो वो चीज़ दर्शाता भी3। तो ये एडजेक्टिव। दूसरी बात, मेरी परिभाषा को जरा सा आप ध्यान रखिएगा। एडजेक्टिव में इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में मैंने बताया था व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। तो मैं वहाँ लिखा था कि द वर्ड दैट इज कैपेबल टू सेट इटसेल्फ विथ अ नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, कि वह सब जो किसी नाउन के साथ सटने की क्षमता रखता है, किसी नाउन के साथ सटकर प्रयोग होता है, हम उस वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि चुंबक किसे कहते हैं भाई, तो लोहा में जो सट जाए उसे हम चुंबक कहते हैं, है ना। या लोहा किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जो चुंबक में सट जाए उसे हम लोहा कहते हैं। और मैं उसी ढंग से मैं एग्जाम्पल वहाँ भी दिया था, फिर वहीं बोलता हूँ कि जो नाउन में सट जाए उसे, उस वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। हाँ, यूज में ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एडजेक्टिव को नाउन के साथ सटा के प्रयोग होता है, उसको हटा के भी यूज़ कीजिए, अपना कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसकी विशेषता मैं बताता हूँ, जब उसकी परख क्या है उसकी, और उसकी कसौटी क्या है, तो ये चीज़ है। इसलिए भी3 अगर है तो भी3 एडजेक्टिव है, और यह किसी नाउन में सटने की क्षमता रखता है। और किसी नाउन के साथ अगर यह सट का प्रयोग होगा तो आप समझ लीजिए कि इन दिस पोजिशन दिस फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। आइए मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं, और आप देखोगे ढेर सारे, ये तो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप जो भी चीज़ पढ़ो आपको भी3 मिलेगा एडजेक्टिव रूप में। आप देखो, वर्ब तो है ही अपना, वर्ब के रूप में फंक्शन करता है, लेकिन एडजेक्टिव रूप में फंक्शन करेगा, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे आपको लिखित पत्र, थोड़ा कर देख लो एग्जांपल,
लिखित पत्र या लिखित नोटिस। आप देखो हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, रिटन WRITT रिटन लेटर LETTER लेटर। देखो ये नाउन है और नाउन के साथ ये आगे इसके आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल इस नाउन के लिए है, न कि V3 के लिए है। और ध्यान रखिएगा V3 जब एडजेक्टिव बनता किसी नाउन के साथ सट के आता है तो इसके पहले समान तौर पर कोई न कोई एक एडजेक्टिव लगा हो, एक आर्टिकल लगा होता है, चाहे दी हो, चाहे ए हो, चाहे एन हो, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द रिटन ये होता है और नाउन। तो इसी हिसाब से होता है। जैसे मैं देता हूँ आपको थोड़े काल के लिए एक टूटी हुई कुर्सी, टूटी हुई कुर्सी, टूटी हुई कुर्सी। तो आप इसका एग्जाम्पल क्या देंगे, दा लगा दीजिए, चाहे आ लगा दीजिए। टूटी हुई कुछ अगर सामने में है चाहे ए लगा दीजिए, जो भी हो। तो मैं दा देके देता हूँ, चाहे आप ए भी दे दो। तो द ब्रोकन, टूटी हुई, ब्रेक का V3 होता है ब्रोकन। टूटी हुई, ई हुई लग गया, टूटना जोड़ ई हुई तो टूटी हुई, जिसकी इंग्लिश होगी V3। तो द या आ ब्रोकन, ब्रोकन चेयर CHAIR। अब देखो ये नाउन है और ये V3 है, आपको देख लो। और ये नाउन है तो नाउन के साथ जो वर्ड सट के यूज होगा तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। और ब्रोकन इज हेयर इन द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव। रिटन, रिटन है, रिटन भी यहाँ आप एडजेक्टिव की भूमिका में है, ब्रोकन भी एडजेक्टिव भूमिका में है। इसके साथ आर्टिकल आ गया है, जिस तरह से लिखते हैं द गुड बॉय, द गुड बॉय। अपने जैसे ये द न्यू चेयर आप लिख सकते हैं, और न्यू चेयर आप लिख सकते हैं। जैसे ए गुड लेटर आप लिख सकते हैं, ए लॉन्ग लेटर लिख सकते हैं। समान तो जो एडजेक्टिव है, परमानेंट एडजेक्टिव जो है, और ये तो मेड है, बनाया हुआ एडजेक्टिव है भाई। चलो हम लोग किसी वर्ड को ही एडजेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए आपने देखा कि V3 मेरा वर्ब तो है ही, लेकिन साथ साथ यह एडजेक्टिव भी है। इस बात को सदैव आप याद रखें और ये चीज़ होता। और ये तो बस इसके 3 बिंदु थे कि इसकी हिंदी क्या होती है मैं बोल चुका हूँ, इसका एग्जांपल मैं दे चुका हूँ। और ये किस ढंग के काम को दर्शाता है तो कंप्लीशन ऑफ वर्ब को दर्शाता है। और ये क्या क्या भाई, तो वर्ब तो है ही, लेकिन साथ साथ ये एडजेक्टिव भी है, जिसका मैंने एग्जाम्पल दे दिया है यहाँ। और ढेर सारी बातें आगे होती रहेगी, बस इतना V3 के संदर्भ में था। अब ले चलता हूँ मैं आपको V4 की दुनिया में। V4 को भी जानो ये क्या क्या दर्शाता है। V4 की हिंदी क्या होती है, जिससे आप 2 + V1 की V3 की हिंदी जान चुके, V4 की भी हिंदी जानिए। हिंदी क्रिया के साथ अगर रहा, रही, रहे लगा हो, रहा, रही, रहे ये लगा हो, या हिंदी क्रिया के साथ ता हुआ, ती हुई, ते हुए ये सब लगे हों, या हिंदी क्रिया के साथ वाला, वाली, वाली लगे हों, या हिंदी क्रिया के साथ कर लगे हों, तो इसकी इंग्लिश V4 देंगे। आपके दिमाग में बात आ गई होगी। 2 + V1 की भी थी हिंदी, आप वाला, वाली, वाले करके दिए थे। हम एकदम अंतर कर देंगे दोनों में। पहले आप जानो कि वाला, वाली लगे, 2 + V1 भी इसकी इंग्लिश होती है और V4 भी हिंदी इंग्लिश होती है। तो भाई आप कब 2 + V1 देंगे, अब कब V4 देंगे, हम उसकी चर्चा करेंगे। हम बिल्कुल इसी वीडियो में चर्चा कर देंगे। आपको एक लंबा वीडियो मैं देने जा रहा हूँ भाई, आप देखो इसको। ये हो गया। और हिंदी क्रिया के साथ कर लगा होता है तो V4 इसकी होती है, लेकिन कर के साथ आपको V3 भी आता है। कब होता है मैं चर्चा करूँगा। हिंदी क्रिया प्लस कर का नेचर क्या है, उस नेचर के हिसाब से भी होती है। लेकिन तत्काल आप जानो कि हिंदी क्रिया के साथ कर लगा होता है तो आप उसकी इंग्लिश V4 देंगे। आइए मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे पढ़ना के साथ मैंने एग्जांपल, पढ़ रहा, पढ़ रही, पढ़ रहे, रीडिंग। पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई, पढ़ते हुए, रीडिंग। पढ़ने वाला, पढ़ने वाली, पढ़ने वाले, उसका भी रीडिंग, या पढ़कर रीडिंग। इसकी हिंदी ये हो गई। तब चलिए पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट मैं देता हूं V4 किस ढंग के नेचर को दर्शाता, किस काम के किस नेचर को दर्शाता। आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं दनादन, है ना। उनका दूसरा पॉइंट क्या हुआ आपको कि V4 ऑलवेज शोज द ऑपरेशन ऑफ वर्क। ऑपरेशन, ऑपरेशन का तो चलती हुई अवस्था या जारी अवस्था ये होता है। ऑपरेशन मतलब क्या होता है, चलती हुई अवस्था भाई। हाँ भाई, आप लोग जो नए वीडियो भाई सब्सक्राइब भी कर लो, देख तो रहे, सब्सक्राइब भी करो, लाइक करो, कमेंट करो। यार कैसा लग रहा है कमेंट करके भेजो आप, मुझे अच्छा लगता है, पढ़ता हूँ मैं उसके हिसाब से। चलिए
तो बिफोर ऑलवेज शोज द ऑपरेशन ऑफ वर्क। बिफोर सदैव किसी काम की चलती हुई अवस्था को दर्शाता है, मतलब कि जारी अवस्था को दर्शाता है, चल रहा है, दौड़ रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब अवस्था को दर्शाता है। और काम की 3 अवस्थाएं होती है, या तो आप रेडीनेस तैयारी को दर्शाते, तैयारी कर लेते तो फिर जारी रखते हैं जिसको बिफोर तो रेडीनेस तैयारी को दर्शाते, 2V1 दर्शाता है। अब जारी अवस्था को जब आप सोच लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, तो अब जारी करते हैं, तो जारी अवस्था को V3 ये V4 शो करता है। और फिर जब जारी होता है तो काम करने के बाद फिर आप उसको कंप्लीट भी करते हैं, यानी कंप्लीशन ऑफ वर्क भी होता है जिसको V3 दर्शाता है। काम की 3 अवस्थाएं होती है, तीनों अवस्थाओं को 3 नल-फाइड वर्ब दर्शाने के लिए आता है, उसी की चर्चा मैं यहाँ कर रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चर्चा है ये, आप इसको देखो। तो ये दर्शाता चलती हुई अवस्था को, किसी काम की चलती हुई अवस्था को दर्शाता। जैसे देखिए, दौड़ रहा, दौड़ रहा, वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है। अब देखिए, दौड़ रहा नहीं लगता है, दौड़ रहा है तो चलती हुई अवस्था को दर्शाता है, चाहे चलती हुई अवस्था प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, है ना, जो भी हो। तो ये दौड़ रहा, अब ये अवस्था, तो ही इज रनिंग आप देते हैं, ही इज दे देते हैं और रनिंग देते हैं, RUNNING, रनिंग। आपने बिफोर ही क्यों दिया भाई? तो ये चलती अवस्था है तो को दर्शा रहा है, इसलिए हमारी मजबूरी है मैं बिफोर लाऊं, भाव का चौथा रूप का लाऊं, ध्यान रखिएगा, इसलिए बिफोर। जैसे ये हो गया, वह दौड़ रही है, शी इज रनिंग। वह पढ़ रही है तो शी इज रीडिंग। वे सब खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। काम चल रहा, खेलना जारी, खेल रहे थे, खेलना जारी था, दे वेर प्लेइंग, है ना। मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ाना जारी था, आई वॉज रनिंग। रनिंग क्यों भाई? आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाना जारी था, वो पास्ट का है, इसलिए ये सब चीज़ होती है। अब चलिए, जैसे इधर रहा रहेगा हो, जैसे दौड़ती हुई एक दौड़ता हुआ लड़का। अब देख लीजिए, एक दौड़ता हुआ लड़का, ये दौड़ता हुआ लड़का, दौड़ता हुआ, तो ये नाउन है, नाउन के साथ ये लग गया, तो ये एडजेक्टिव की भूमिका में, ध्यान रखिएगा जरा सा, यहाँ वर्ब की भूमिका में। ये मैं आगे बताने जा रहा हूँ बिफोर क्या क्या। बिफोर आपको 3 चीज़ दर्शाता, एक वर्ब तो है ही, लेकिन साथ साथ वो नाउन भी है, और नाउन के साथ साथ वो एडजेक्टिव भी है। मेरा तीसरा पॉइंट वही लेने जा रहा हूँ, उसका नेचर क्या होता है, किस ढंग के वर्ब को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, और क्या क्या गुण है इसमें, तो वही है कि ये एडजेक्टिव भी है, ये वर्ब तो है ही, लेकिन एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, ये दोनों चीज़ें। 2V1 आपका सिर्फ और सिर्फ नाउन था, V3 एक एडजेक्टिव था, वर्ब तो था ही, वर्ब तो सब रहता है, लेकिन ये आपको नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। वर्ब तो सब है, तीनों वर्ब है ही, लेकिन वर्ब क्या थी और क्या है। अब देखिए, दौड़ता हुआ लड़का, तो अब देखेंगे रनिंग, RUNNING, रनिंग बॉय। खेलती हुई लड़की, आप प्लेइंग गर्ल, आप देख सकते हैं। खेलते हुए बच्चे, द प्लेइंग चिल्ड्रेन, आप ये दो, खेल रहे बच्चे, द प्लेइंग बॉयज। पढ़ा रहे टीचर, टीचिंग टीचर, आप ये सब, तो ये सब चीज़ होती है। तो दौड़ता हुआ, दौड़ती हुई, उड़ती हुई चिड़िया, द फ्लाइंग बर्ड, है ना, ये दे दीजिए। तो ये सब चीज़ होता है, ये होगी दौड़ता हुआ। आप जैसे देख लीजिए, दौड़ने वाला, दौड़ने वाला लड़का, दौड़ने वाला लड़का, वो दौड़ने वाला लड़का कौन है? चल रहा है। ये आपका ऑपरेशन ऑफ वर्क दर्शाता है, मतलब चलती हुई अवस्था को दर्शाता है। तो अब आप आर्टिकल देना पड़ता है, RU रनिंग बॉय। आप ये लगा दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ लगा, ये रहे या ना रहे, लेकिन ध्यान रखिएगा, V3 और V4 जब नाउन के साथ सट कर आता है तो ये एडजेक्टिव भूमिका में रहता है, और इसकी इस अवस्था में समान तौर पर कोई ना कोई आपको आर्टिकल देना पड़ेगा। यहाँ ये आर्टिकल हमने चाहे पोजीशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से आर्टिकल आपको जो देना पड़े वहाँ दीजिए। एक दौड़ने वाला लड़का था, रनिंग बॉय, है ना। एक उड़ने वाली चिड़िया, फ्लाइंग बर्ड, आप ऐसे आराम से करो, जैसे ये होता है। तो जैसे कि दौड़ कर, अब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, वह दौड़ कर जा रहा है। यहां देख लीजिए आप जरा सा, वह जा रहा, कैसे भाई? तो दौड़ कर, मतलब जा तो रहा है लेकिन दौड़ना भी जारी है, नहीं है, वो दौड़ना जारी है, इसलिए तो दौड़ कर, अब यहाँ जारी अवस्था को दर्शा रहा है, तो इसकी इंग्लिश आपको क्या होगी? तो रनिंग होगी। तो टेंस है, वह जा रहा है, तो ही इज रनिंग। आप देखिए, ही इज गोइंग देंगे आप,
ही इज गोइंग तो आप देंगे, ही इज गोइंग। अब दौड़कर तो क्या देंगे आप? रनिंग, RUNNING, रनिंग। यहाँ गौर से सारे बच्चे देखो, ये इस ढंग का ट्रांसलेशन तो शायद मैं जब पढ़ाता था, हर बैच में जब टेस्ट में लेता था, तो ये तो बहुत मुश्किल था, लड़का बोल नहीं पाता था। वह दौड़कर जा रहा है तो ही इज गोइंग रनिंग तो कह ही नहीं पाता था। ही इज कुछ एकदम 99% बच्चे नहीं बोल पाते थे, जो उसे ये लगता था डर कि भाई दो विभोर एक साथ कैसे आएगा। आप आज से जानो भाई, यहाँ देखो रहा रही हिंदी क्रिया के साथ रहा रही लगता है तो विभोर होता ही है। मैं पीछे बोल चुका हूँ पॉइंट 1 में, जा रही पढ़ रहा पढ़ रही, तो जा रहा तो गोइंग होगा, और दौड़कर ये अपना, तो दोनों विभोर अपना अपना काम करता है भाई। ये थोड़े का हिंदी इंग्लिश चेंज कर देंगे और हम नहीं देंगे। आप अपने भीतर के भय से थोड़े है कि आप इंग्लिश गलत आप लिख देंगे और इंग्लिश गलत हो जाएगी, ऐसा नहीं। तो ऐसा लिखिए, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, रहा रही यहाँ लगेगा तो गोइंग। ऑपरेशन ये भी दौड़कर ये ऑपरेशन दर्शाता है, जा रहा ये ऑपरेशन दर्शाता है। तो डबल वर्क का डबल ऑपरेशन है, दो वर्ब का दो ऑपरेशन है, अलग अलग नेचर है, दोनों काम का अपना अलग अलग जारी अवस्था है। इसलिए आप लिखो, आराम से लिखो, बेखौफ लिखो, ही इज गोइंग रनिंग। मैं टेस्ट तो पढ़ाने जा रहा हूं, अभी तो मैं थोड़ा थ्योरी दे रहा हूं आपको, अब जानो इस थ्योरी को। ये ऑल द थ्योरीज ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड इन टेंस और इन वेरियस चैप्टर्स। अनेक चैप्टर आप पढ़ेंगे, आप इसको देखेंगे। तो इसीलिए आप देख लो, ये दौड़ कर भी हिंदी क्रिया से कर लगता है विभोर देते हैं, रहा रही लगता है तो विभोर देते हैं, वाला वाली लगता है विभोर देते हैं, और ता हुआ ते हुए लगता है तो विभोर देते हैं। आप देख लो, आप ये सारा एग्जाम्पल आ चुका है। और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ इसका तीसरा, मैं इसका बृहदपूर्वक चर्चा करने जा रहा हूँ। फल थोड़ा सा कंपेरेटिवली तुलना में करूँगा कि वाला वाली यहाँ कर, तो मैं तुलनात्मक पढ़ा दूंगा आपको कि भाई विभोर वाला वाली में तो विभोर भी आपने दिया, भीतरी भी दिया था, फिर ऐसे, और 2V1 भी वाला वाली आपने दिया, विभोर भी वाला वाली, जब कैसे अंतर करेंगे। कर यहाँ जो है भीतरी भी होता है, कर में विभोर भी होता है, कैसे हम इसको जस्ट हम इसको देने जा रहे हैं, आपके सामने एकदम रखने जा रहे हैं क्लियरली। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं इसका तीसरा विभोर का। अब तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, ये इसके बदले 3 देंगे और अब पढ़ने जा रहे हैं कि अब इसको जानिए ये किस किस चीज़ को दर्शाता है। आपको मैं बोल चुका हूँ 2V1 वर्ब के साथ साथ नाउन भी है, V3 आपको वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव भी है। अब मैं बताने जाऊँ तीसरा पॉइंट में कि V4 वर्ब के साथ साथ और क्या क्या है, इसको जरा सा जानिए आप। चलिए V4 का हम लोग तीसरा पॉइंट लेके चल रहे हैं। अब इसमें क्या है, अब ये दिखा रहा है नेचर, किस ढंग के नेचर को दर्शाता, किस ढंग के वर्क को दर्शाता है, ये ऐसा देख लीजिए भाई आप कि V4 इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड एडजेक्टिव इंक्लूडिंग ए वर्ब। ये नेचर है इसका कि ये वर्ब तो है ही, वर्ब तो भाई सब है, सब 2V1 V3 वो सब वर्ब है, लेकिन वर्ब के अतिरिक्त और ये क्या है और किस किस चीज़ की भूमिका ये कर सकता है। जस्ट यू हैव टू नो दिस हियर कि V4 जो है अब तो वर्ब तो है, लेकिन क्या कहें नाउन भी है। नाउन में कौन भाई? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 2+V1 भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वर्ब जब ये नाउन बनेगा तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये एडजेक्टिव भी है। ध्यान रखिए, ये एडजेक्टिव भी है इंक्लूडिंग अ वर्ब। तो आपने देखा कि ये वर्ब के साथ साथ नाउन भी है और एडजेक्टिव है। चलिए, वर्ब तो अपना काम करता रहेगा, जैसे वो पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, अपना होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब नाउन के बारे में बात कीजिए, अगर आप कहते हैं कि यह नाउन है, कोई भी नाउन है, तो नाउन के रूप में ये क्या करेगा? तो नाउन अगर ये है, ध्यान रखिएगा, तो अगर ये नाउन है तो नाउन के रूप में यह सदैव आपको काम करेगा सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट बनेगा और आपका ये ऑब्जेक्ट भी बनेगा। ध्यान रखिएगा, ये नाउन अगर ये है तो नाउन के रूप में क्या बनेगा? ये सब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट बनेगा, ये दोनों काम करेगा। और एक चीज ध्यान रखिए, इस अवस्था में जब कोई नाउन आपका सब्जेक्ट बनता है, ये V4 जब आपका सब्जेक्ट बनेगा, जैसे V4 की हिंदी हमने कर दिया, रहा रही रहे, ता हुआ ते हुए, वाला वाली वाले कर, ये सब मैंने बता दिया। लेकिन एक चीज मैं यहां आपको बताने जा रहा हूं कि वर्ब के रूप में V4 जब ये सब्जेक्ट बनेगा और जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसकी हिंदी ना लगा के भी बोली जाती है, ना लगा करके।
अब पढ़ना, तो पढ़ना का टू रीड तो देंगे ही, लेकिन पढ़ना का आप V4 भी देंगे कब, जब यह सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। मैं इसका एग्जांपल देने जा रहा हूं आपको। आप सारे बच्चे देखो, थ्योरी को याद रखो, काम तो इसका चैप्टर में होगा। जैसे मैं सब्जेक्ट रूप में पहले ले लेता हूं, जैसे आप ने 2V1 में एक एग्जाम्पल मैंने दिया था कि पढ़ना जीवन का सर्वोत्तम काम है, वही एग्जाम्पल मैं यहां भी दे रहा हूं, पढ़ना जीवन का सर्वोत्तम काम है। आप यहां देखो, तब पढ़ना क्या है सर्वोत्तम काम, तो पढ़ना ये सब्जेक्ट है आपका, ध्यान रखिएगा ये सब्जेक्ट है। अब यहां आप 2V1 तो देंगे, यहां हम इसको इसी बना सकते हैं, रीडिंग इज द बेस्ट, काम का जॉब भी दे सकते हैं, वर्क भी दे सकते हैं, बेस्ट जॉब ऑफ लाइफ। आप देखो सारे बच्चे यहां देखिए, टू रीडिंग, मैंने रीडिंग दिया, मैंने पढ़ना क्या, चूंकि सब्जेक्ट बन रहा है वर्ब, तो वर्ब सब 2V1 और V4 ये नाउन के साथ, सॉरी वर्ब के साथ साथ नाउन भी है। नाउन होती है सब्जेक्ट ही बनेगा, ऑब्जेक्ट ही बनेगा। तो हिंदी की बात को हम ज़्यादा पीछे करके इंग्लिश की बात अगर करें तो 2V1 सब्जेक्ट बने, यहाँ 2V1 भी दे सकते हैं, V4 भी दे सकते हैं, लेकिन उसकी हिंदी क्या होगी भाई, हम लोग हिंदी भाषी हैं, तो आप पढ़ना, तो आप देख लो, इसलिए यहाँ आप आराम से इसका टू रीड भी दे सकते हैं। अब वैसे मैं इंट्रोडक्टिव में बताया हूँ कि इसका 2 मेथड, या इंट्रोडक्टिव की मेथड से बनाइए तो वही बनेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि वर्ब जब सब्जेक्ट बनता है तो आप सब्जेक्ट रूप में 2V1 भी ला सकते हैं और V4 भी ला सकते हैं, लेकिन इस अवस्था में V4 की हिंदी भी हम ना लगा करके ही बोलेंगे, ये आपके लिए बेहतर हिंदी होगी। अब चलिए, जैसा ये तो हो गया सब्जेक्ट रूप में, अब जैसा हम ऑब्जेक्ट रूप में ले लेते हैं इसको, ये हुआ आपका सब्जेक्ट रूप में। अब देखिए, मैंने दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं ऑब्जेक्ट रूप में, मैंने पढ़ना शुरू किया, शुरू किया। अब यहां देख लो, अब ऑब्जेक्ट है ये, शुरू किया, क्या शुरू किया भाई, क्या लगाई, क्या किसी किसको लगा कि मेन वर्ब हम सब ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं, क्या शुरू किया, तो भाई आप देखो ये ऑब्जेक्ट, उत्तर मिला ऑब्जेक्ट। अब इसका आंसर क्या होगा, आप लिखेंगे आई स्टार्टेड, STARTED, आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया पढ़ना, तो अब आप दीजिए, यहां होगा आपको रीडिंग, READING, रीडिंग। अब यहां देखिए V4, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। यहां टू रीड नहीं दीजिए, स्टार्ट के बाद V4 लगता है। हाँ, स्टार्ट का बिगिन, अगर स्टार्ट बिगिन, आई बिगिन, टू रीड भी दे दो, चाहे V4 भी दे दो, लेकिन स्टार्ट अगर है तो स्टार्ट के बाद हमेशा 2V1 न दे के V4 देते हैं। अब आप यहाँ देख लो, इसलिए मुझे सिद्ध करना था कि V4 आपका ऑब्जेक्ट भी है, ये समझो बेटा। तो इसलिए हम लोगों ने देखा, और इस अवस्था में देखिए रीडिंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी हिंदी क्या हो गई, पढ़ना, या ना लगा के बोले। इसलिए इस बात को भी जानिए कि V4 जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की भूमिका में होती है, उसकी हिंदी हम ना लगा कर भी बोलते हैं, और ना लगा के हमें बोलना चाहिए, तब हिंदी हमारी अच्छी हिंदी बनती है। तो आपने देखा कि एक V4 आपका नाउन भी है, और नाउन होने के नाते यह सब्जेक्ट ही बना और ऑब्जेक्ट ही बना। अब चलिए हम लोग एडजेक्टिव रूप में इसको ले लेते हैं, जरा सा देख लो आप कि एडजेक्टिव रूप में ये क्या करेगा। तो ध्यान रखिए, ये एडजेक्टिव अगर है, हम लोग इसको अब एडजेक्टिव रूप में पढ़ लेते हैं, इसको जरा सा ध्यान रखिए आप। एडजेक्टिव अगर है, मैं एडजेक्टिव परिभाषा आपको दे चुका हूं कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि दैट कम्स विथ अ नाउन, वो नाउन के साथ आता है, मैंने द वर्ड दैट इज कैपेबल टू सेट इटसेल्फ विथ अ नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। वह शब्द जो किसी नाउन के साथ सटने की क्षमता रखता है, हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ आइए, मैं आपको V4 को एक एडजेक्टिव रूप में भी सिद्ध कर देता हूँ। जैसे देखिए, थोड़ी काल के लिए, दौड़ती हुई गाड़ी, दौड़ती हुई गाड़ी, यहां देखिए। तो एडजेक्टिव मैं थोड़ा सा एक टॉपिक बनाता हूं आपको, इसी में एक टॉपिक बना देता हूं आपको थोड़े काल के लिए, आपको अच्छा रहेगा कि V4 एज एन एडजेक्टिव, इसको जैसा पढ़ लो आपको। जैसे दौड़ती हुई गाड़ी, थोड़ा काल देख लो, दौड़ती हुई गाड़ी, अब क्या देंगे बोलिए, द रनिंग ट्रेन, गाड़ी है ट्रेन लगा दो, ये रनिंग देखो, दौड़ती हुई की, ये नाउन के साथ सेट कर गया, ये दौड़ती हुई गाड़ी। आपका चलती हुई गाड़ी, आप कह देंगे चलती हुई गाड़ी, तो वही होगा द रनिंग ट्रेन। चलिए, बहती हुई हवा, द ब्लोइंग विंड, बहती हुई हवा,
हवा, तो क्या देंगे आप भाई? तो द ब्लो मतलब बहना होता, द ब्लोइंग एयर, है ना, बहती हवा को ऐसे विंड बोला जाता है। अब एयर लगा तो कोई विंड में नहीं, बहती हवा तो ब्लोइंग हम देने की जरूरत नहीं है, ये आपको देना, द ब्लोइंग विंड कर दो, WIND विंड। अब ये भी दे सकते, कोई दिक्कत, द ब्लोइंग विंड, बहती हुई हवा हमको कह। तो अब जैसे देखिए, जलती हुई आग, जलती हुई आग, अब क्या देंगे? द बर्निंग, BURNI, द बर्निंग फायर, FIRE, फायर। अब देखिए नाउन है, नाउन से पहले देखो बिफोर आया, यहाँ भी नाउन है, यहाँ बिफोर आ गया, यहाँ भी नाउन है, उसके बाद बिफोर आ गया। तो नाउन के साथ ये जब भी होता है सट के आता है तो ये एडजेक्टिव की भूमिका में होता है। और इस अवस्था में हम सदैव कोई ना कोई आर्टिकल हम देते ही हैं, आप परिस्थिति के हिसाब से आपको जो दे आप ऐसे दें, जैसे कि, है ना। तो बस ऐसे ये हो गया आपको एडजेक्टिव रूप में, नाउन के रूप में, और एडजेक्टिव रूप में मैंने आपको दे दिया। और यह सदैव ऑपरेशन ऑफ वर्क को दर्शाता है। ये मेरा तीसरा पॉइंट था बिफोर का। अब आइए, आपने इसको देख लिया कि V2, V1, V3 और V4 इसका क्या फंक्शन है, इसकी क्या भूमिका होती है। अब हम लोगों ने देखा। अब हम इसको आगे फिर ले जा रहे हैं। अब हम तीनों को तुलनात्मक पढ़ा रहे हैं कि इसमें ये चूंकि टेंस और नॉट टेंस, इसमें एक बात को आप जानो बेटा कि ये तो टेंस को दर्शाता है, ये तो टेंस को नहीं दर्शाता, लेकिन हम इससे टेंस को भी दर्शा सकते हैं। कैसे टेंस को हम दर्शा सकते हैं? तो इस चीज़ को आप जानो कि हम किसी नॉन फाइनाइट वर्ब जो है, सो फाइनाइट वर्ब तो है ही भाई, टेंस है, लेकिन हम किसी नॉन फाइनाइट वर्ब को भी हम अपने, ये सबका अलग अलग फंक्शन होगा, लेकिन इसका हम एक और कैरेक्टर जान लेते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब को हम टेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फाइनाइट वर्ब में कैसे टेंस करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, मतलब नॉन फाइनाइट से फाइनाइट कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को आप जान लो। चूँकि नॉन फाइनाइट वर्ब की क्षमता तो बहुत ज़्यादा है, अर्थ के दृष्टिकोण से इसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन ध्यान रखिए टेंस के दृष्टिकोण से तो यह कोई सेंटेंस बना ही नहीं सकता अकेले, इसकी क्षमता इतनी नहीं। तो आइए आज हम जानते हैं, अब हम अगले कड़ी में जान रहे हैं इसी को। आज मैं इसको फंक्शन समाप्त करूँगा, ये मैराथन क्लास मेरा चल रहा है, मैं इसको इंड करूँगा। जो इसके बाद मेरा आ रहा है एकदम एक ज़बरदस्त भूचाल लाने वाला थ्योरी है, वो थ्योरी ऑफ वॉइस आ रहा है। आप सारे बच्चे देखो, ये तो मेरा वर्ब का थ्योरी है, और चूंकि हमको इसकी सख्त जरूरत है थ्योरी ऑफ वॉइस में, इसलिए मैं इसको रेसा निकाल के बता रहा हूँ। तो चलिए अब आप पढ़ो आगे कि ये हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब को फाइनाइट में कैसे चेंज करें, हाउ टू चेंज नॉन फाइनाइट वर्ब इनटू फाइनाइट वर्ब। और इसी चैप्टर में मैं 5 मिनट का वीडियो और दे करके आपको मैं इसका एंड कर दूंगा। आप सेटिस्फाइड हो जाओ, और आप इस वीडियो को बेहतर बार बार देखो, आपको पूरा दिमाग में सेट कर जाएगा। चलिए हम लोग आगे चल रहे हैं। इसको हम लोग तीनों वर्ब को पढ़ चुके हैं, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब के जो 3 वर्ब हैं, 2, V1, V3 और V4, हम लोग उसका स्टडी कर चुके हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुके हैं, उसकी हिंदी देख चुके हैं। अब आइए, जैसा हम कुछ बात मैं बोल चुका हूँ, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है, हम लोग किसी सेंटेंस को जब भी बनाते हैं तो हमें सेंटेंस बनाने के लिए टेंस पर आधारित वर्ब चाहिए ही। ध्यान रखिएगा। जैसे आप, मैं बोला कि भाई आपको जितने फाइनाइट वर्ब हैं, V1 है, V5 है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और V2 पास्ट इंडेफिनिट है। तो V1 V5 को आप ता है, ती है, ते हैं लगा के बोलते, वह जाता है, वह पढ़ता है, वह खाता है। V2 का जैसे वह गया, वह आया, वह सोया। तो आप उसके बाद और भी प्रकार के जो सेंटेंस हैं, जैसे वह जा चुका है, वह जाएगा, वह जाता रहेगा, वह पढ़ता रहेगा, वह पढ़ता आ रहा है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस फिर कैसे बनेंगे? तो आप तो V1 V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट, V2 हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या उसी दोनों का यूज हम कर सकते हैं हर जगह? नेवर, कभी ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए इस अवस्था में यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, कि इस अवस्था में आपको इस दोनों टेंस को छोड़कर और भी जो जितने टेंस होते हैं, 10 टेंस और जो है, इस 10 टेंस के लिए आपको नॉन फाइनाइट वर्ब की सख्त जरूरत है। आप इस चीज को जानें, और बिना नॉन फाइनाइट वर्ब के आप किसी भी टेंस की कल्पना नहीं कर सकते हैं, सिवाय 2 टेंस छोड़कर। ध्यान रखिएगा। इसलिए अब आइए, तो इसलिए अब कैसे करें भाई? नॉन फाइनाइट तो कोई तो दर्शाता नहीं किसी टेंस को, फिर हम क्या करें? तो मैं एक टॉपिक लेके चल रहा हूं, चेंज ऑफ नॉन फाइनाइट इनटू फाइनाइट वर्ब, कि हम नो टेंस, टेंस नहीं दर्शाने वाले वर्ब से
को हम टेंस में कैसे परिवर्तन करें। आइए जरा सा हम देखते हैं, एक उठाते हैं सेंटेंस को। और एक ध्यान रखिएगा, अगर नो टेंस है तो नो सेंटेंस होगा। किसी भी सेंटेंस को जैसे आप लिखते हैं ही टू गो, ही टू गो, देखिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब किसी टेंस को नहीं दर्शाता है, इसलिए यह किसी कोई सेंटेंस नहीं बना सकता है। ध्यान रखिएगा, नो टेंस नो सेंटेंस कहने का मतलब नो फाइनाइट वर्ब नो सेंटेंस। फाइनाइट वर्ब अगर नहीं है तो आप जान लीजिए सेंटेंस की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। कब अगर ये फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है तो नो सेंटेंस होगा, फाइनाइट वर्ब है तो सेंटेंस होगा। कहने का मतलब टेंस है तो सेंटेंस होगा, नो टेंस है तो नो सेंटेंस होगा। अब क्या करेंगे भाई, मैं सीधी सी बात है, जैसे अब टू भी वन है, अगर आप कह देते हैं कि ही गोइंग कह देते हैं, ही गॉन कह देते हैं आप, क्या ये सब कोई सेंटेंस हुआ? नो, ये आपका भी3 है, सिर्फ सब्जेक्ट भी3 सब्जेक्ट भी4, ये सेंटेंस तो बनेगा ही, सेंटेंस है ही नहीं। क्योंकि सेंटेंस का मतलब होता है कि आपको टेंस दर्शाना पड़ेगा कि प्रेजेंट का काम है कि पास्ट का काम है कि फ्यूचर का काम है। इस चीज को सदैव आप याद रखिएगा, इसलिए ये सब नो सेंटेंस है। अब इसको क्या करेंगे भाई, तो आप सिंपल सा तरीका है, जिस तरह से आप ध्यान रखिए, कोई पानी अगर पूछे आपको कि पानी का कलर क्या होता है भाई, मैं पूछता पानी कलरलेस है, कोई कलर नहीं। अब आपको लाल रंग तैयार करना है, जब लाल रंग तैयार करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, तो उस पानी में लाल रंग डालेंगे तो लाल रंग तैयार होगा। फिर मान लीजिए आपको पीला रंग तैयार करना, फिर दूसरा पानी लीजिए, लाल में नहीं दूसरा पानी लीजिए और पानी उसी पानी में फिर पीला रंग डालिए, तो फिर आपको पीला रंग तैयार हो जाएगा। यानी कि कलरलेस में आप कलर डालते जाइए, कलरफुल पानी बनता चला जाएगा। उसी ढंग से ये होता है, ये जो होता है नॉन फाइनाइट वर्ब टेंसलेस होता है, ये टेंसलेस होता है, तो इसको टेंस रहित होता है, टेंस ये नहीं है। इसको टेंस में बदलने के लिए आप इसको किसी भी टेंस में ले जा सकते हैं, इसको किसी भी टेंस में ले जा सकते हैं, इसको किसी भी टेंस में ले जा सकते हैं। जिसका मैं बोला कलरलेस वाटर को आप जो कलर में ले जाना चाहेंगे उस कलर को डालते जाइए, बनता चला जाएगा। उसी ढंग से आप ये जानें कि आपको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कलर है, हेल्पिंग वर्ब कलर है। आप इस नॉन फाइनाइट वर्ब को जिस कलर में ले जाना हो, यानी जिस टेंस में ले जाना हो, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इसके साथ जोड़ते जाइए या उस टेंस को दर्शाते चला जाएगा। यानी कि नॉन फाइनाइट को फाइनाइट बनाने के लिए नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डालना पड़ेगा। अगर इसको हम प्रेजेंट टेंस में ले जाएंगे तो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डालेंगे, इसको पास्ट में ले जाएंगे तो पास्ट का डालेंगे। उसी ढंग से सारी बातें होंगी। जैसे आप देख लीजिए, मैं चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ बृहत्पूर्वक चर्चा कर रहा हूँ और एकदम कम 2-4 मिनट के अंदर चर्चा ही बृहत चर्चा हो जाएगी और आप इसको देख करके दंग रह जाओगे। इतना अच्छा मेथड है, इतना सिंपल मेथड है और वेरी वेरी यूजफुल, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आप जान लीजिए। तो सीधा थ्योरी क्या आया कि नॉन फाइनाइट को फाइनाइट बदलने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा टेंस के अनुसार। अब चलिए जरा सा देखिए, मैं लिखता हूं ही टू गो। अब बताइए सेंटेंस या नो सेंटेंस? नो सेंटेंस, ये हुआ आपका नो सेंटेंस हुआ, नो सेंटेंस। शॉर्ट में लिखता हूं। अब मैं लिखता हूं ही इज टू गो। अब देख लीजिए, ही इज टू गो जाने वाला है, इज आ गया प्रेजेंट टेंस। अब क्या हो गया, ये सेंटेंस हो गया, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। अब ये सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। टेंस जब ही आएगा तो सेंटेंस बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही वाज टू गो, आप दे रहे हैं ही वाज टू गो, ये क्या हो गया भाई, तो ये हो गया पीटी, पीटी मतलब पास्ट टेंस हो गया, पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस हो गया। और ये ही टू गो नो सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस हो गया। अब देखिए ही विल बी टू गो, अब यहां देखिए वाज, ही विल बी टू गो, वह जाने वाला होगा। अब ये देखिए ये हो गया एफटी, एफटी मतलब फ्यूचर टेंस, ये फ्यूचर टेंस हो गया। अब देख लीजिए, अब ये बन गया ही विल बी टू, ये मिला करके हो गया आपका टेंस, ये आपका मिला करके देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब टेंस हो गया, ये हो गया प्रेजेंट टेंस हो गया। अब देख लीजिए, अब थोड़ा सा चलिए 2v1 हो गया। अब देखते हैं ही गोइंग, ही गोइंग। अब देखिए नो सेंटेंस, ये सेंटेंस है ही नहीं, टेंस नहीं दर्शाएगा तो ये सेंटेंस नहीं होगा। अब मैं लिखता हूं आपको, देखिए ही इज गोइंग। अब देखो आप बच्चे,
ही इज गोइंग, देखो वह जा रहा, ये सेंटेंस हो गया, कौन हो गया, प्रेजेंट। प्रेजेंट का चाहे जो भी काइंड हो, इम्परफेक्ट हो, कंटिन्यूअस हो, जो तो अलग बात है, लेकिन प्रेजेंट टेंस है। चूंकि यह प्रेजेंट टेंस है, यह प्रेजेंट है तो यह प्रेजेंट टेंस, यह पास्ट है तो पास्ट टेंस, यह फ्यूचर तो फ्यूचर टेंस, ना कि इसके अनुसार आया, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के अनुसार ये आया। तो ही इज गोइंग वह जा रहा, प्रेजेंट टेंस आपने देखा। चूंकि यहाँ इज है तो इसलिए इज। जैसे ही वाज गोइंग, अब देखिए ही वाज गोइंग, अब देख लो ये, तो ये वाज है पास्ट टेंस, तो ये पास्ट टेंस का हो गया, इसलिए आप इसको कहेंगे पास्ट टेंस का सेंटेंस ये हो गया। इसी ढंग से आप देख लो, अब वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस आप देखते जाइए और आप लिखते जाइए। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग आप लिखते हैं यहाँ, ही विल को, ये विल बी गोइंग मिला करके ये बना है, ये हो गया आपका एफटी अपने फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हो गया। ये देखिए तो अब आपने देखा गोइंग, गोइंग को हमने प्रेजेंट बनाया, गोइंग को हमने पास्ट बनाया, गोइंग को हमने फ्यूचर बनाया। तो हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस का हो उसी टेंस के हिसाब से नॉन फाइनाइट वर्ब अपना टेंस दर्शाने लगता है, वही दर्शाने लगता है। अब जैसा आइए आए हम लोग बिफोर ले लिए, अब थोड़ा सा देखिए, फिर लिखिए ही गॉन, GONE गॉन, टेंस या नो, ये हो गया नो सेंटेंस, नो सेंटेंस, सेंटेंस ही नहीं है यार, ध्यान रखिए, क्योंकि टेंस जब तक नहीं दर्शाएगा तब तक सेंटेंस बन नहीं सकता। अब यहां लिखते हैं आप ही हैज गॉन, आपने दे दिया। अब देखो हैज प्रेजेंट टेंस है, हैज प्रेजेंट टेंस है। अब ये प्रेजेंट टेंस का वाक हो गया, जिसको प्रेजेंट परफेक्ट भी कहूँ तो हम लोग टेंस में चले जाएंगे, सॉरी ये हो गया PR से प्रेजेंट टेंस हो गया, ये गॉन चला गया। अब प्रेजेंट टेंस में ये पूरा प्रेजेंट टेंस के साथ मिलके प्रेजेंट टेंस का रंग चढ़ गया इस पर। उसी रंग से लिखती है ही हैड गॉन, ही हैड गॉन। अब मैं दे देता हूँ यहाँ, अगर आप ये दे, ये हो गया PT मतलब पास्ट टेंस हो गया ये। अब ध्यान रखिए, ये गॉन चला गया पास्ट के साथ, पास्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो पास्ट टेंस का कलर उस पर चढ़ गया, पास्ट टेंस हो गया। फिर अगर आप लिखते हैं ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन, अब देखिए विल आ गया, विल हैव पास्ट फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ ये मिल गया। अब ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस बन गया ये। तो ये था आपका नॉन फाइनाइट वर्ब को हम फाइनाइट में कैसे चेंज करते हैं, ये आपका थ्योरी था बेटा। अब ये आपने देखा कि किसी भी नॉन फाइनाइट को हम फाइनाइट में कैसे ले जाएंगे, तो अब जान लो ये टेंसलेस होता है, तो हम लोग टेंसलेस जो है उसके उस नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ हम जिस टेंस का हेल्पिंग वर्ब मिला देंगे वो नॉन फाइनाइट वर्ब उसी टेंस का वर्ब बन जाएगा। तो ये थे हमारा, आपको नॉन फाइनाइट से फाइनाइट कैसे बनाते हैं। तो ये थे हमारे थ्योरी ऑफ वर्ब। थ्योरी ऑफ वर्ब में था मैंने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट को मैंने अलग कर दिया है और नॉन फाइनाइट का मैंने एक मैराथन क्लास दिया है। बेटे आप एक एक लाइन को देखो, बढ़िया से देखो, आराम से देखो। इसके बाद मैं आपको ले चल रहा हूँ थ्योरी ऑफ वॉइस। आप देखो, एक तहलका मचाने वाला मेरा थ्योरी है वो। इस ढंग का वो चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा, सैकड़ों वीडियो आप देखेंगे तो वो चीज़ नहीं मिलेगा जो चीज़ मैं देने जा रहा हूँ आपको। आप देखो, और ताकि सेकंड में कैसे बनता है आपको वॉइस, एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है आप देखोगे। तो अब ये सब चीज़ था। अब मैं इन करता हूँ, थ्योरी ऑफ वॉइस हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब आपको जस्ट दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टडी इट मोर एंड मोर। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका अध्ययन करो और इसके साथ समय गुजारो, और फिर हम लोग आगे वीडियो में ले चलेंगे। चलिए मैं अब समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, और तमाम बच्चों को इस लंबे समय देने के लिए, आप धैर्य से आपने देखा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूल यार, सब्सक्राइब कर, उसको लाइक कर, शेयर कर, कॉमेंट कर, एकदम कर, कैसा लगा क्या लगा। थैंक यू सो मच। आप